Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 26th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important articles and news हैं जो हमारे exam के perspective से important हो जाते हैं, we are going to discuss those things here. Okay. Now let's see the topics here which we have to cover. First topic is article and news we can say here is One Nation One Election. Okay. So आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि One Nation One इलेक्शन के बारे में, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने होंगे. तो क्या ये अमेंडमेंट जो हम करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए तो इसमें हमें अमेंडमेंट करना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल कर आते हैं विच वी विल डिस्कस हियर. नेक्स्ट आर्टिकल इज चाइनाज वार्निंग शॉट. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में. सो व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल्स, किस तरीके से चाइना की जो मोनोपोली है क्रिटिकल मिनरल्स पर यहाँ पर बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए क्या बनता जा रहा है, एक मतलब कह सकते हैं ना खतरा बनता जा रहा है. नेक्स्ट हम बात करेंगे एससीओ. जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आपकी समिट होने वाली है. तो इस साल की समिट कहाँ होने वाली, पाकिस्तान में होने वाली है. तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं ही विल ज्वाइन दिस समिट हियर. बट इसमें से कुछ भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में, है ना. जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूनियन जो हमारा नॉट यूनियन सॉरी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के यहाँ पर क्या होने वाली, समिट होने वाली है, समिट हो रही है. और उस समिट में हम किसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस यहाँ पर जो है कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट है, कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रहा है ना, ऑनगोइंग हमारा ये अभी कन्फ्लिक्ट है. तो इसमें रशिया ने कई बार ये कहा है कि वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियर वेपन्स है इनका यहाँ पर यूज करेगा. तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या हमारे वर्ल्ड में ग्लोबली अगर हम देखें तो कोई न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं है जिसके तहत हम जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं इसको हम आगे बढ़ा सकें. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. बट बिफोर मूविंग अहेड आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, Eduverse IS. This is a Telegram channel. You can join this Telegram channel via link which is provided in a description box. Description box में आपको ये लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से आप डायरेक्टली जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं पहला आर्टिकल है हमारा द मिसप्लेस्ड मूव ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. ओके, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के तरफ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो मूव है, मतलब कि एक जो स्टेप है उसको हम क्या कर रहे हैं, मिसप्लेस एक तरीके से हुआ है हमारा. किस तरीके से, यहां पर हम बात करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 172. आर्टिकल 172 में ये कहा जा रहा है कि अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहिए लोकसभा के और जनरल असेंबली के, अगर हमें साइमल्टेनियस मतलब कि जब लोकसभा के इलेक्शन हो तभी यहाँ पर स्टेट जनरल असेंबली के भी, यहाँ पर सारे स्टेट्स के, नॉट ओनली वन स्टेट, यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उन सारे स्टेट्स के आपके इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन क्या हो, साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ हो. इसके लिए आपको क्या करना होगा, आर्टिकल 172 में अमेंडमेंट करना होगा. और ये जो अमेंडमेंट होगा वो किसके साथ होना चाहिए, आपकी स्पेशल मेजोरिटी में होना चाहिए. अब आप लोगों ने यहाँ पर अगर पॉलिटी पढ़ी है तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी और जो आपकी ये जो स्पेशल मेजोरिटीज के बारे में, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में यहाँ पर पढ़ा होगा. इसमें क्या होता है, आपको 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग और मोर देन जो आपका मेजोरिटी ऑफ द जितने भी टोटल जो मेजोरिटी होती है उसका यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनका होना चाहिए और 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग यहाँ पर होना चाहिए. ये हमारी स्पेशल मेजोरिटी होती है. तो इस आर्टिकल में मतलब कि इस पूरे आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ये जो स्पेशल मेजोरिटी वाला जो प्रोविजन है मे बी ये फुलफिल ना कर पाए इसको अमेंड करने के लिए, आर्टिकल 172 को अमेंड करने के लिए. क्यों, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारे पास गवर्नमेंट है वो कोलिशन में गवर्नमेंट है ना. तो कोलिशन गवर्नमेंट में एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो है नहीं गवर्नमेंट के पास, कोलिशन में है. तो मे बी यहाँ पर ये हो सकता है कि जो ये स्पेशल मेजोरिटी का क्राइटेरिया है ये यहाँ पर फुलफिल ना हो. ओके, सो अमेंडमेंट बिल एंड इट्स पेड. द रिकमेंडेशन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन इन्वॉल्व्स अमेंडमेंट ऑन टू वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हम ये साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसकी अगर इसको हमें इन्वॉल्व करना है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू अमेंड.
द क्रूशियल अमेंडमेंट इज ऑन द टेन्योर ऑफ असेंबलीज। पहला यहाँ पर अमेंडमेंट क्या होगा, जो असेंबलीज का टेन्योर है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में इलेक्शन होने वाले है ना, तो मतलब हरियाणा में इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्टेट असेंबली का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है। 5 इयर्स का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ अभी हमने देखा था कुछ स्टेट्स में लाइक एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल 2024 में ही आपके इलेक्शन हुए हैं, है ना। कब हुए, 2024 में हुए हैं। कुछ अभी यहाँ पर 2025 में होंगे, कुछ 2023 में इलेक्शंस हुए थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है इन सबको अब एक साथ लेकर आना होगा ना। कुछ में यहाँ पर कुछ स्टेट असेंबली का टाइम पीरियड पूरा हो गया होगा, कुछ का यहाँ पर होने वाला होगा, कुछ में नई गवर्नमेंट आ गई होगी, तो इसके लिए भी यहाँ पे जो टेन्योर है इसमें चेंज करना होगा। सिंस द टेन्योर ऑफ द असेंबली विल हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड विद दैट ऑफ द लोकसभा, इट इज ओनली नेचुरल दैट स्टेट असेंबली विच अंडर आर्टिकल 172 हैव फिक्स्ड टेन्योर फॉर 5 years विल लूज इट। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 172 यहाँ पर फिक्स टेन्योर की बात करता है कि जो भी स्टेट असेंबलीज है उनका एक फिक्स टेन्योर है, कितना, 5 years। हाँ, बीच में जैसे कि हमारी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा मल्टी पार्टी यहाँ पर सिस्टम चलता है, जहां पर कई बार क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो अगर अपनी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट क्या होती है, वहां पर फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है। फिर क्या होते हैं, आपकी फ्रेश इलेक्शन होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो उस टाइम पर हमारे स्टेट असेंबली के और लोकसभा के इलेक्शन एक ही साथ होते थे, बट ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर क्या होने लगे, ये चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो गई। लोकसभा के कभी जल्दी होते, कभी राज्यसभा के जल्दी होते, कभी स्टेट असेंबली के, इस तरीके से यहाँ पर चीजें होने लगी। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर जो आर्टिकल 172 है जिसमें हम बात करते हैं फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years विल लूज इट, तो यहाँ पर ये चीजें आएगी पहले। उसके बाद बट बिफोर गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स let us look at what the fate of the constitution amendment bill that will introduced in the 18th Lok Sabha for this purpose. Okay? उसके बाद यहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट आपको दिया गया है। हम किसकी बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं। सो कर्टेलिंग, अगर हम स्टेट असेंबलीज का यहाँ पर जो टेन्योर है उसको कर्टेल करते हैं, सो इट विल, ये क्या करेगा हमारा, ये फेडरलिज्म, जो हमारा फेडरलिज्म है इसके अगेंस्ट में होगा, है ना। सो कर्टेलिंग द टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबलीज टू सिंक्रोनाइज देम विद द टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज एन एक्ट अगेंस्ट फेडरलिज्म। अगर हम स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर है उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, लोकसभा के साथ, तो ये क्या करेगा, हमारा जो फेडरलिज्म है दैट दिस फेडरलिज्म विल बी कॉम्प्रोमाइज हियर, है ना। यहाँ पे इसको फेडरलिज्म को कर्टेल करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट असेंबलीज आर ऑटोनोमस लॉ मेकिंग बॉडीज। हमारी जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, है ना, स्टेट में जैसे कि आपका लोकसभा, सेंटर में आपका लोकसभा है ना, उसी तरीके से स्टेट में क्या होती है, आपकी स्टेट असेंबलीज होती हैं। ये आपकी ऑटोनोमस लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, है ना, विद इन द इंडिया फेडरेशन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। अगर आप सभी को पता है यहाँ पर केशवानंद भारती का केस, तो फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर ऐसी चीजें होती है तो ये क्या करेगा, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कर्टेल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, मतलब कि अगर हम स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर हो उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, आपकी लोकसभा के साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फेडरलिज्म हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कब आपका डिफाइन होता है, केशवानंद भारती जो केस था हमारा, उसके तहत यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो ये उसको क्या करेगा, यहाँ पर आपका कॉम्प्रोमाइज करके एक तरीके से यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या होगा, वॉलेशन होगा। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। इसमें अभी देखिए इस आर्टिकल में ये जो व्यूज है वो पर्सनल है। फर्दर हम यहाँ पर कंक्लूजन में अगर हम देखते हैं तो इन कंक्लूजन साइमल्टेनियस इलेक्शन विल अल्टर द फेडरल बैलेंस। अगर यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन होते हैं तो ये क्या करेगा, जो हमारा फेडरल बैलेंस है ना, इसको अल्टर करेगा of the constitution and it is not priority issue of the ordinary Indians, therefore the game is not worth the candle। तो मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन वगैरह इन सब की बात करते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इंडियंस के लिए, है ना। तो इसके लिए वो यहाँ पर कैंडल मार्च वगैरह ये सारी चीजें नहीं निकालेंगे। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो फेडरलिज्म क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेडरलिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, एक पार्ट है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू ऑल। इसमें हम बात करें किसकी,
देखिए, वी विल टॉक अबाउट हियर क्रिटिकल मिनरल्स। अब क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 30 क्रिटिकल मिनरल्स को अभी मतलब कि वो किया है, ठीक है। सो चाइनाज वार्निंग शॉट विथ मिनरल दैट रन द वर्ल्ड। अभी एक्चुअली हाल ही फिलहाल में मतलब 15 अगस्त को चाइना ने ये अनाउंस किया है कि वो क्या करेंगे, जो एंटी मनी क्या है, आपका एक क्रिटिकल मिनरल है, इसका जो एक्सपोर्ट है इसमें यहाँ पर क्या लगाए हैं उन्होंने, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, है ना। सो अ क्रिटिकल मिनरल यूज्ड इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स सच एज डिफेंस फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट सच एज मिसाइल्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, फ्लेयर्स, एम्यूनिशंस एंड इवन न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो इसका आपका बहुत ही बड़ा यूज है। कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका जो डिफेंस में इसका यूज होता है, मिलिट्री जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हमें क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होती है। मिसाइल्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में भी हमें क्रिटिकल मिनरल्स की यहाँ पर जरूरत होती है। तो चाइना की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी को, मतलब चाइना की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है, एंटी मनी को यहाँ पर उसका जो एक्सपोर्ट है उसमें रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए हैं। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने 15 अगस्त को अनाउंस किया था उसको यहाँ पर वो 15 सितंबर से क्या लेकर आएंगे, इफेक्ट में लेकर आएंगे। अब देखिए, आप सभी को बता दिया जाए, ये वाला जो पैरा है आप इस पैरा को यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि चाइना की जो मोनोपोली है वहां पर हम ये देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, चाइना इज नॉट ओनली द स्टेक होल्डर बट ऑल्सो अ लीडर। अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं तो चाइना उसमें कोई स्टेक होल्डर नहीं है कि अगर कोई क्रिटिकल मिनरल है तो उसका स्टेक होल्डर मतलब कि उसमें पार्टिसिपेशन होना किसी भी चीज में, है ना। तो उसका सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं है, उस चीज का वो लीडर है। इट डोमिनेट द सप्लाई चेन सेगमेंट अपस्ट्रीम, ये जो सप्लाई चेन है सारी चीजें हैं, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, सारी चीजों को इवन माइनिंग तक को क्या करता है, कवर करता है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग। इट एंजॉयज अ नियर मोनोपोली स्टेटस। ये मोनोपोली यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स में क्या करता है, आपका एंजॉय करता है, क्योंकि उनको पता है कि माइनिंग कैसे करनी है, मतलब माइनिंग किसी भी मिनरल को माइनिंग कैसे करवानी है, किस तरीके से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कराना है, उससे रिफाइन कराना, उसकी प्रोसेसिंग करना, इसमें यहाँ पर चाइना ने क्या करके रखी, महारत हासिल करके रखी है। सो इट एंजॉयज अ नियर मोनोपोली स्टेटस, कंट्रोलिंग 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन। यहाँ पर अब देखिए, पूरे वर्ल्ड में 60% जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है, आपका चाइना कंट्रोल करता है। 60% यहाँ पर जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर चाइना की मोनोपोली है इसमें। 80% यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है वर्ल्ड वाइड उसमें चाइना की मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए ये एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर सारी चीजें हुई हैं, है ना। अगर देखिए हम बात करते हैं कि क्या इंडिया में, जैसे कि अभी आप सभी को पता कि जम्मू एंड कश्मीर में ये कहा गया कि लिथियम जो मिनरल है उसके यहाँ पर रिजर्व्स पाए गए, तो रिजर्व्स पाए गए लेकिन उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है सारी चीजें, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है अगर हम देखें तो चाइना के पास बेटर टेक्नोलॉजी है देन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ओके, सो यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे हम क्रिटिकल चाइना एक तरीके से, चाइना की एक तरीके से क्या है, इस तरीके से अगर मिनरल्स की मतलब मोनोपोली होने लगेगी। अब देखिए हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम आयन बैटरीज, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसमें लिथियम आयन बैटरी का, आपके लैपटॉप में जितने भी यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें इस तरीके की बैटरीज का यूज होता है। तो अगर इनका एक्सपोर्ट ही कम होने लगा, आप खुद ही सोचिए तो मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर ये जो डिपेंडेंस है ना, उसको हमें अब किस तरीके से कम करना है, इसके लिए आप सभी को पता है इवन लाइक क्वाड लाइक पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनका भी ये कि चाइना का जो ये स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है हमें उसे क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। सो न्यू दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, अब देखिए ये तो आप ठीक इसको आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये चार्ट में आपको थोड़ा समझ में आएगा। लिथियम की बात करते हैं हम यहाँ पे 100% क्या करते हैं, 2020 का ये डेटा है अभी हमारे पास, जिसमें हम 100% जो लिथियम होता है उसको यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से, चिली से, रशिया से, चाइना, आयरलैंड और बेल्जियम से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। ओके, कोबाल्ट की बात करते हैं, 100% हम कोबाल्ट करते हैं। निकल भी 100%, वेनेडियम भी 100%, नोबियम भी, जर्मियम, बर्लियम, टाइटेनियम, स्ट्रोंटियम। ओके, सो सिलिकॉन, ये आपका क्या है, देखिए इतने सारे मतलब 10 जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर जिरकॉन और ग्रेफाइड है, तो ये 80 और 60% में आपका मैग्नीज, यहाँ पर 50% हम इंपोर्ट करते हैं। क्रोमियम में हम 2.5% यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे मिनरल्स हम अभी भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। उसमें हर एक उसमें आप देखेंगे चाइना का नाम तो जरूर है, यहाँ भी चाइना है आपका, यहाँ भी चाइना, यहाँ भी चाइना, है ना।
तो ये आ जाता है आपका। अब क्रिटिकल मिनरल्स कितने हैं टोटल, अभी अगर हम बात करें तो आप इन जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इससे क्वेश्चन यहाँ पर आता ही आता है, और अगर इस तरीके से आर्टिकल्स न्यूज में आते हैं तो वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टोटल 30 है। आप ना एक चार्ट बना लीजिए, उसको अपने सामने यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। एक बार डेली अगर आप देखेंगे ना, फिर भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं से तो वो मिनरल्स आपके माइंड में यहाँ पर रहेंगे। एटलीस्ट आपको अगर याद नहीं भी रहता फिर भी आप एक बार उसके यहाँ पर एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। सो एंटीमनी, बर्लियम, बिस्मथ, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफीमियम, तो ये आपके क्या है टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं क्या होते हैं। सो क्रिटिकल मिनरल्स आर मिनरल्स वाइटल फॉर बोथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल होते हैं। इनसफिशियंट अवेलेबिलिटी, मतलब ये इतने ज्यादा मतलब अगर हम देखें तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है ना, वो बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी मतलब कि कम होती है। डिसप्रपोर्शनेट एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग इज लिमिटेड जोग्राफिकल एरियाज, इनकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो लिमिटेड एरियाज में होती है ना। इसकी वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट होता है बहुत ज्यादा, और जो सप्लाई चेन होता है इसमें हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। तो अभी हमने ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में यहाँ पर देखा, तो इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है और सप्लाई रिस्क भी है, जिसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पर कहते हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट मुल्स ओवर सेंडिंग जयशंकर फॉर एससीओ मीट इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंसिडर कर रही है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं उनको नेक्स्ट मंथ जो आपकी एससीओ के समिट होने वाली है पाकिस्तान में उसको सेंड किया जाएगा। जब इंडिया में एससीओ की समिट हुई थी तो पाकिस्तान से भी यहाँ पर क्या अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो हेड थे उन्होंने इसको यहाँ पर अटेंड नहीं किया था, उनके किसी ऑफिशियल ने यहाँ पर इसको अटेंड किया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर एससीओ की मीटिंग में जब गोवा में हुई थी ये मीटिंग है ना, तो मिस्टर जो भुट्टो थे तो यहाँ पर हमारी कोई बायलैटरल मीटिंग यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली थी। ओके, तो हम अगर बात करते हैं किससे एससीओ की, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये आपका स्टैंड होता है। ये 2001 में इसकी जो फर्स्ट समिट थी कब हुई थी आपकी 2001 में। इसमें अगर हम बात करते हैं इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। इसको 2001 में बाय कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। आप लोगों को ये याद रखना है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ। मतलब कि फाउंडिंग मेंबर का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जब इसको फाउंड किया गया था, जब इसको एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर नहीं थे। उन्होंने इसकी मेंबरशिप बाद में एक्वायर की है। ओके, सो पहले कौन कौन थे? कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। और ये जो एससीओ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें देखें चाइना भी है, रशिया भी है और पाकिस्तान भी है, इसलिए ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, वही मेंबर स्टेट्स के बीच में रिलेशन को स्ट्रेंथन करना, क्रिएट डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, तो ये जो सभी में होता है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सो इसकी जो मेंबरशिप है उसको 2001 के द्वारा बाद इसमें आपकी एक्सपेंड की गई है। 1996 में देखिए ये इसको शंघाई 5 के नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें 5 नेशन थे, कजाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। 2001 में अगर हम देखें आफ्टर एडिंग उज्बेकिस्तान इन 2001 में इसको उज्बेकिस्तान में ऐड किया गया और इसको फिर से रीनेम किया गया था एससीओ। शंघाई 5 से इसको एससीओ यहाँ पर कहा गया। 15 में बात करते हैं At OFA, Russia, the SCO decided to admit India and Pakistan as a full member। यहाँ पर रशिया ने डिसाइड किया कि इंडिया और पाकिस्तान को इसको फुल मेंबरशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। 16 में यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया था, यहाँ पर जो तश्कन उज्बेकिस्तान में, यहाँ पर उसके बाद मतलब 2016 में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, 17 में एट अस्ताना इंडियन पाकिस्तान ऑफिशियली यहाँ पर एससीओ के फुल मेंबर्स बन जाते हैं। 2021 में यहाँ पर बात करते हैं ईरान वुड बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द एससीओ। 2021 में भी अब हम देखेंगे ईरान भी इसका क्या बन चुका है, एक मेंबर बन चुका है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। तो इसमें यही है आपका, यहाँ पर देखिए मेंबर्स इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकिंग स्टॉक ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, ग्लोबल डिसआर्मामेंट की। जैसे कि आप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन कैलेंडर में 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं।
मतलब आज 26 सितंबर है और यूएन का जो कैलेंडर है तो उसमें 26 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब मतलब कि हमें क्या करना है, पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन है उनको एलिमिनेट करना है। लेकिन क्या एलिमिनेट कर पा रहे हैं, क्या इसके लिए हमारे पास कोई ट्रीटी वगैरह है? हाँ, बहुत सारी ट्रीटीज हैं, लेकिन कोई फॉलो ही नहीं करता है। वही बात आ रही है। अब देखिए, आप यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमने न्यूक्लियर वेपन्स को इसलिए एक्वायर किया था डेटरेंस को स्टैब्लिश करने के लिए। क्या रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है? ऑफकोर्स है रशिया के पास, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है 2 साल से ज्यादा हो गया है, यहाँ पर अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है आपका चल रहा है। ओके, तो ये जो हमने डेटरेंस के लिए किया था, आज के टाइम पे क्या बनता जा रहा है, हमारे डेटरेंस तो कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रहा है, कोई किसी से डर ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो होगा देखा जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखते जैसे कि हमारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन आप यहाँ पर देखिए पहले 1963 में आपकी आती है पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। प्रोहिबिट, यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, प्रोहिबिट्स टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विच कैन कॉज रेडियो एक्टिव फॉल आउट आउटसाइड द स्टेट्स टेरिटरी। मतलब कि आप ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं करेंगे जिसका जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट है वो स्टेट की टेरिटरी के बाहर देखने को मिले। इस तरीके से इसको यहाँ पर लेकर आया था। फिर 1970 में आपका एनपीटी आता है, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर। इसमें यहाँ पर ये बाइंडिंग ट्रीटी थी जिसमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के लिए यहाँ पर कहा था, लेकिन इसमें फिर भी कुछ नहीं होता। फिर आती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी होती है जिसमें ये कहा था कि जितने भी यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उसको क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से बैन किया जाएगा। इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया क्योंकि इसमें ये कहा था कि जिन मेंबर्स ने ऑलरेडी क्या किया है, न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर कर लिया तो ठीक है, लेकिन कोई नया जो मेंबर है वो यहाँ पर आपका जो मतलब न्यूक्लियर वेपन्स है उसको एक्वायर नहीं करेगा। इसलिए इंडिया ने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि आपने तो कर लिया, यूएस ने कर लिया, चाइना ने कर लिया, और हमारी बात आई तो आप ऐसा कर रहे हैं। तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन न्यूक्लियर वेपन ये आती है, इसमें करंटली 120 कंट्रीज ने साइन किया है। फिर आती है आपकी पार्शियल बैन ट्रीटी, फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात करते हैं। सो यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे 5 स्टेट्स रिकॉग्नाइज एज अ न्यूक्लियर वेपन। उस टाइम पे जो 5 स्टेट्स है, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना, इनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स रिकॉग्नाइज किया गया था। इसमें फिर ये था कि इन वेपन्स मतलब इन स्टेट्स के अलावा कोई अगर कोई अदर नेशन है वो न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना चाहते हैं तो ये प्रोहिबिट कर दिया था। फिर जो 4 यूएन मेंबर्स थे उन्होंने एनपीटी को कभी ज्वाइन नहीं किया। किस किसने? इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सुडान ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, इसको साइन ही नहीं किया। उनका ये कहना था कि एक तरीके से क्या आपने तो न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, अब जब हमारी बात आई तो आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इंडिया ने जब न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर एक तरीके से आप कहेंगे ये कहेंगे कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर बनाए, सारी चीजें करी, टेस्टिंग वगैरह करी, लेकिन हमारा फिर हमने कुछ रेगुलेशंस भी लेकर आए, रूल्स भी लेकर आए, लाइक नो फर्स्ट यूज, है ना, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी लेकर आए कि हम पहले यहाँ पर किसी के ऊपर वॉर नहीं करेंगे, है ना, न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला यहाँ पर कर रहा है तो हम भी यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। सो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।